अब ये कंपनी ऑडिट के अंदर हम सबसे पहले थर्ड यूनिट में ब्रांच ऑडिट देख रहे हैं। ब्रांच ऑडिट, पहले तो ब्रांच ऑफिस यानी क्या। तो इन रिलेशन ऑफ अ कंपनी मींस एनी एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी एस्टैब्लिशमेंट यानी जगह जिसको कंपनी ब्रांच की तरह से डिस्क्राइब करती है, यानी जिसको कंपनी ब्रांच करार देती है, वो चीज़ है। पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। अब ब्रांच ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है? तो ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर द कंपनी, यानी कंपनी ऑडिटर या कोई भी क्वालिफाइड इंसान जो इस कंपनी का ऑडिट कर सकता हो वो। और अगर ब्रांच ऑफिस इज सिचुएटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, तो फिर हम उस कंट्री के लॉ के हिसाब से किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अब सवाल यह है कि ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है। तो ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटी में सबसे पहले आता है कि वो जो भी रिपोर्ट है ब्रांच के अंदर जो बनाए गए अकाउंट से उसके रिपोर्ट बना के कंपनी की हेड ऑफिस तक पहुंचाएगा, मेन ऑडिटर को। जो कंपनी का ऑडिटर है मेन उसके तक पहुंचाएगा। अब ड्यूटीज एंड पावर्स कंपनी के ऑडिटर का। तो पहले तो ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंपनीज ऑडिटर वो सेक्शन 1 to 4 के अंदर लिखे गए हैं, 143 में। एंड द ब्रांच ऑडिटर शेल सबमिट इज रिपोर्ट टू द कंपनीज ऑडिटर, मेन ऑडिटर को खाली सबमिट करेगा। और अगर कोई भी फ्रॉड वगैरह हुआ, बाय द ऑडिटर शेल ऑल्सो एक्सटेंड टू सच ब्रांच ऑडिटर टू द एक्सटेंड इट रिलेट्स टू द कंसर्न ब्रांच। यानी अगर किसी भी ब्रांच के अंदर कोई भी तरह का फ्रॉड हुआ, तो मेन ऑडिटर जो है ना कंपनी का वो भी रिस्पॉन्सिबल, और साथ में ये ब्रांच ऑडिटर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। अब इसके बाद कंपनीज ऑडिटर इन रिलेशन टू ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच ऑडिट एंड ब्रांच ऑडिटर। अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो कंपनी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डील विद द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर। अपनी खुद की रिपोर्ट बनाने से पहले वो ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को देखेगा। यानी द मैनर इन विच टू डील विद द रिपोर्ट इज लेफ्ट टू हिम, यानी किस तरह से वो रिपोर्ट देखेगा वो उसके ऊपर यानी रहता है, यानी वो चाहे वैसे उसके साथ में डील कर सकता है। इट इज क्लियर दैट द लॉ हैज लेफ्ट द question of how to deal with branch audit report to the company auditor and only requires him to state in his report how he has dealt with the same। यानी कंपनी खुद यानी कंपनी के लॉ के अंदर ऐसा लिखा गया है कि कंपनी का ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा कि उसको ब्रांच ऑडिटर के रिपोर्ट के साथ में किस तरह से डील करना है। इन अदर वर्ड्स उसके पास पूरा फ्रीडम है। उसके पास जो भी रिलेवेंस यानी प्राइमा फेसी एविडेंस वगैरह कुछ भी है ना, तो उसकी इम्पैक्ट कैसी पड़ेगी उसके ऊपर। तो इसका मतलब वो कुछ पॉइंट उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता है मेड इन द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि अगर उसको लगता है कि ये चीज़ें ज़रूरी है तो वो चीज़ों को इसके अंदर मेंशन कर सकता है। या इस डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कुछ क्वालिफिकेशन अगर उसके अंदर। देखो, अगर कोई क्वालिफिकेशन का मतलब पूछे तो क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि ज़रूरी बातें उसके अंदर जो रिपोर्ट में होती है वो। राइट। अब क्वालिफिकेशन अगर उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर रखना हो, और वो ज़रूरी बातें यानी क्वालिफिकेशन का मतलब दूसरा ये होता है कि अगर किसी जगह पे शक है कि इन लोगों ने बराबर से अकाउंट को प्रेजेंट नहीं किया है, तो उसको क्वालिफाइड रिपोर्ट बोला जाता है। कुछ चीज़ें मिसिंग हो ना, तो अगर क्वालिफिकेशन उसको रखना है तो वो खुद उसमें ऐड भी कर सकता है, मेन कंपनी ऑडिटर। However, if the branch audit report contains qualifications on matters especially required to be disclosed in the company account pursuant to the schedule uh, requirement, and this then it is obvious that the company auditor is left with no choice but to incorporate them in its own report। यानी अगर ब्रांच ऑडिटर ने कुछ लिखा है ना, तो उसको वो अगर जरूरी है ये शेड्यूल के हिसाब से जरूरी है तो वो उसको लिखना ही पड़े, उसको रखना ही पड़े, वो इसको हटा नहीं सकता। फिर इट शुड बी ऑल्सो बी अंडरस्टूड दैट डिस्क्रिप्शन इज साइमल्टेनियसली अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कंपनी ऑडिटर। डिस्क्रिप्शन यानी कोई भी चीज़ का फेरफार या तो भेदभाव या तो तफावत रखना वो ज़रूरी चीज़ है, और बहुत जिम्मेदारी वाला काम है ये। द इसलिए कोई भी चीज़ को ओमिट करने से पहले खुद को उसको समझाना पड़े, कन्विंस करना पड़े कि ये चीज़ जो ओमिट कर रहा है वो उसको इन फ्यूचर कोई तकलीफ तो नहीं देगी। The Auditing and Assurance Standards Board of ICAI
इन देयर ऐसे यानी स्टैंडर्ड के अंदर ये बताते हैं कि यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर हैज रिव्यूड द रिलेशनशिप बिटवीन the statutory auditor and the branch auditor and has come to the conclusion that the statutory auditors would not be responsible for work entrusted to branch auditor except, यानी अगर समझो उसको शक हो ना, एक सिंपल सी बात है कि अगर ब्रांच ऑडिटर ने जो भी काम किया ना उसके लिए कंपनी का मेन ऑडिटर जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर कुछ जगह पे जहाँ पे ब्रांच ऑडिटर के काम को इसको चेक करने को दिया हो मेन ऑडिटर को और उसको शक है लेकिन फिर भी वो इसमें साइलेंट लेता है तो यहाँ पे वो जिम्मेदार बन जाएगा। अब दूसरा टॉपिक आता है इसके बाद में कॉस्ट ऑडिट। ऑर्डर फॉर कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, सीजी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर देती है और इसको लगता है कि कॉस्ट अपने डिसाइड करनी है कंपनी की किसी प्रोडक्ट की तो कॉस्ट ऑडिट इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन आनी चाहिए। हाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ कंपनीज रेगुलेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट, सीजी इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी constituted or established under such स्पेशल एक्ट बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर, यानी कोई भी एक्ट के अंदर अगर वो कंपनी का ऑडिटिंग कर रहा है ना तो उस वक्त उसको उसको बराबर से पहले परमिशन लेनी पड़ी उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम कर सके। अब ऑर्डर फॉर कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 सबसेक्शन 2, if the central government is of the opinion that it is necessary to do so, it may by order direct that the audit of cost records of class of companies which are covered under section 148 subsection 1 and which have a net worth of such amount as may be prescribed or a turnover of such amount as may be prescribed which shall be conducted in the manner specified in the order। तो जिस तरह से ऑर्डर में लिखा हुआ है वैसे ही आपको काम करना है, यानी कॉस्ट ऑडिट के अंदर जो भी ऑर्डर है ना वैसे उसके में जो लिखा है वैसे ही कॉस्ट ऑडिट किया जाता है। अब किसको कॉस्ट ऑडिट की तरह से अपॉइंट किया जा सकता है तो कॉस्ट अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट हो इसको। और इट इज टू बी नोटेड दैट द पर्सन अपॉइंटेड इन सेक्शन 139 एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी वो कभी भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स को ऑडिट नहीं कर सकता, यानी कंपनी का मेन ऑडिटर कभी भी कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बन सकता कंपनी के लिए। और कंप्लायंस विद द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द ऑडिटर कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई, यानी उसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के काम करना है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मीन सच स्टैंडर्ड्स एज आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया विच विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो भी ICWAI ने जो भी स्टैंडर्ड इशू किए उस सबको मानना पड़े। और यहाँ पे नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट वो एडिशनल ऑडिट है। अब क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, qualification, disqualification, rights, duties, and obligations applicable to auditors under these chapters shall, so far as may be applicable, apply to a cost auditor appointed under this section. It shall be the duty of the company to give all assistance, यानी जो भी उसको मदद चाहिए ना वो सारी मदद कॉस्ट ऑडिटर को देनी पड़े। और the report on the audit of cost record shall be submitted by the cost accountant in practice to the board of directors of the company, यानी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कब तक पब्लिश करना है ये कंपनी 30 दिन के अंदर, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट मिल जाए उसके 30 दिन के अंदर कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी। उसमें हर तरह का हर तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एक्सप्लेनेशन होना चाहिए इस बात का कि किसी भी तरह के रिजर्वेशन या तो क्वालिफिकेशन ऑडिटर ने रखे हो, यानी ऑडिटर को जिन जिन बातों पे शक था उसके बारे में अगर उसने पूछा हो इसके अंदर तो सारी बातों को क्लियर करके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये रिपोर्ट पहुंचाना होता है। फिर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी, इफ आफ्टर कंसिडरिंग द ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अगर और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मांग सकती है। पेनल्टी, अगर नहीं किया काम तो हर ऑफिसर या तो कंपनी सबको पनिशेबल सबको पनिशमेंट मिलेगी। और वो कौन सा सेक्शन 147 में जो लिखा है वो। और इवन कॉस्ट ऑडिटर अगर वो भी इसमें कोई चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या तो उसके कारण भी कुछ अगर नुकसान हो रहा है या कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो इसमें भी 147(2) और 147(4) के अंदर जो लिखा है वैसी पनिशमेंट उसको मिलेगी। अब कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 एज अमेंडेड, application of cost records rule number 3 for the purpose of section 148(1)
of the Companies Act 2013, the specified class of companies, including foreign companies, engage in the production of goods and or providing सर्विसेज, अगर उसकी 35 करोड़ या तो इससे ज्यादा टर्नओवर है तो इसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन करने पड़ेंगे। अ कंपनी जिसको माइक्रो एंटरप्राइज में क्लासिफाई किया गया हो उसको भी ये प्रोविजन में कंप्लायंस रखना पड़े। फिर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज, उसके अलावा रेगुलेटेड सेक्टर्स में जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है वैसे सेक्टर्स के अंदर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, गैस, ड्रग्स, फार्मा ये सब, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में टर्बोजेट्स, आर्म्स एंड अम्यूनिशन, स्टील, रबर एंड लाइट, कॉफी, टी, सीमेंट। अब एप्लीकेबिलिटी फॉर कॉस्ट ऑडिट रूल 4, रेगुलेटेड सेक्टर है ना तो क्या करेंगे, 50 करोड़ या तो उससे ज्यादा टर्नओवर होना चाहिए तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के। लेकिन अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर विच द कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर रूल 3, वो 25 करोड़ हो जाता है। रूल नंबर 3 के लिए 25 करोड़ इंडिविजुअल प्रोडक्ट होने दो, लेकिन यार टोटल प्रोडक्ट होने, सारी प्रोडक्ट मिला के 50 करोड़, लेकिन एक करके प्रोडक्ट होने तो इसमें 25 करोड़। अब नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में 100 करोड़ है, और सेम ऐसा ही 35 करोड़, पहले में 100 करोड़, दूसरे में 35 करोड़। अब एग्जेम्पशन, द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट अंडर दीज रूल शैल नॉट अप्लाई, किस में नहीं अप्लाई होता, रूल 3 में नहीं अप्लाई होता, और साथ में whose revenue from export in foreign exchange exceeds 75% of total revenue, यानी 75 से ज्यादा पैसे जिस कंपनी के किस में से आते हो, फॉरेन एक्सचेंज में से आते हो, एंड विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करता हो। अब मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल नंबर 5, every company under these rules, including all units and branches thereof, shall, in respect of each of its financial year commencing on or after the 1st of April 2014, maintain cost record in form of CRA 1। याद खाली इतना रखना है कि 1 अप्रैल 2014 के बाद CRA 1 के अंदर रिकॉर्ड रखना है, और द कॉस्ट रिकॉर्ड referred to in sub rule 1 shall be maintained on regular basis in such manner as to facilitate calculation of per unit cost of production or cost of operations, cost of sales and margin of each of the products and activities for every financial year on monthly or quarterly or half yearly or annual basis। यानी ये भी जो भी कोई भी अकाउंट मेंटेन किया जाएगा वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या तो एनुअल बेसिस के ऊपर। और उसके बाद में ये लिखा गया है कि द कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन इन सच अ मैनर so as to enable the company to exercise as far as possible control over various operations and costs to achieve optimum economies in utilization of resources। मतलब जो भी काम करे कंपनी, उस हर काम के अंदर जितना हो सके उतना कर कसर करनी है कंपनी को। और कॉस्ट ऑडिट में रूल नंबर 6 देखे आपने, 4 5 हुआ, 6 देखो। तो अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गेट द कॉस्ट, जिसको एप्लीकेबल होता है ये कि जिसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़े, ऐसी कंपनी को 180 दिन के अंदर, हर फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट के 180 दिन के अंदर एक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करना पड़े। फिर इंटीमेशन टू कॉस्ट ऑडिटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, हम दो लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे इस बात की कि हमने कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया है। पहला, कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर of his or its appointment as such and file a notice of such appointment with the central government within a period of 30 days of the board meeting in which such appointment is made, or within a period of 180 days of the commencement of the financial year, whichever is earlier, through electronic mode in form CRA 2 along with the specified fees। यानी यहाँ पे इंटीमेट करना है पहले तो अपॉइंटमेंट के बारे में, वो भी कब, 30 दिन के पीरियड के अंदर बोर्ड मीटिंग के, और विद इन 180 डेज फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, 180 दिन या तो 30 दिन अपॉइंटमेंट के बाद के, दो में से कोई भी जल्दी हो वो। और ये सब जो भी किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाएगा CRA 2 नाम के फॉर्म के अंदर, लेकिन उसके साथ में फीस आपको देनी है। उसके बाद टेन्योर ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, एवरी कॉस्ट ऑडिटर 180 दिन, फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन के क्लोजर तक वो कॉस्ट ऑडिटर की तरह से काम कर सकता है। कॉस्ट ऑडिट टिल ही सबमिट द रिपोर्ट, यानी जब तक वो अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं करता ना तब तक, देखो इसको बराबर से समझना है। एवरी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटेड इज सच शैल कंटिन्यू विद सच कैपेसिटी टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हुआ, उसके 180 दिन तक रह सकता है, या तो जब तक वो ऑडिट
का रिपोर्ट अपना सबमिट ना करे जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको अपॉइंट किया गया तब तक। इसमें विसेबल इज अर्लियर जैसा नहीं है। फिर अभी फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, यानी कोई ऑडिटर मर जाए, रिजाइन करे, रिमूव कर दिया जाए उसको, हम उसको निकाल दिया नहीं, तो उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर ये वैकेंसी को फिल करेगी। और इसके लिए भी फॉर्म CRA 2 के अंदर 30 दिन के अंदर, अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा। अब सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, तो एवरी कॉस्ट ऑडिटर हु कंडक्ट्स an audit of the cost records of a company shall submit the cost audit report along with its reservations or qualification or observation or suggestions if any। ये कोई भी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए क्या लिखा है CRA 3, तो CRA 1 किसके बारे में, यानी डिटेल्स मेंटेन करने के, CRA 2 अपॉइंटमेंट को इंटीमेट करने के बारे में, और CRA 3 ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के बारे में। अब एवरी कॉस्ट ऑडिटर शेल फॉरवर्ड इज रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 180 दिन के अंदर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक अपना रिपोर्ट पहुंचा देना है। और इसमें साथ में ये भी लिखना है कि कहाँ कहाँ पे उसको रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी जिसमें उसने अपना फैसला रिजर्व रखा हो, यानी अपना फाइनल जजमेंट उसने ना दिया हो कोई चीज़ के अंदर, तो वो भी उसके अंदर लिखना है। और क्वालिफिकेशन मतलब जिसमें लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ गलत जा रही है तो उसके बारे में भी लिखना है। फिर shall every company covered under these rules shall within a period of 30 days from the date of receipt of a copy of the cost audit report furnish the central government, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट फर्निश किया जाएगा 30 डेज के अंदर। कंपनी रिपोर्ट मिलने के 30 दिन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसके लिए CRA 4 नाम का फॉर्म। अब ये जो लिखा है कौन कौन से हेडिंग्स के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है कि याद रह पाए, तो इसको अपने ओमिट करते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, देखो ये बहुत बार, 2 बार तो यहाँ पे लिखा है और 19 में भी पूछा गया है ये। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी cost audit has assumed much importance for the companies engaged in manufacturing, mining, etc. डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन्स वो कॉस्ट ऑडिट का अलग अलग बता रहे थे कि जैसे मैनेजमेंट के लिए क्या फायदा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के लिए वेस्टेज, इनकंसिस्टेंसी, मतलब अगर कोई चीज़ में ऐसा लग रहा है कि एक महीने में इतना और दूसरे महीने में इतना बढ़ कैसे गया, तो इनकंसिस्टेंसी उसको बोलते हैं, इरेगुलरिटी अगर प्रोडक्शन में, तो उसको सुधारने के लिए अपने ये कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योर्स दैट द कॉस्ट अकाउंट्स हैव बीन मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉस्टिंग एम्प्लॉइज इन द कॉस्टिंग एम्प्लॉय इन द इंडस्ट्री कंसर्न, यानी जिस तरह की इंडस्ट्री में तुम काम करते हो ना वैसे ही कॉस्ट अकाउंट आपने मेंटेन किया है। सर्व्स एज अ बेसिस फॉर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस सच एज डिस्काउंटिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मेक और बाय एन इनपुट, यानी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए भी ये काम कर सकते हैं। हेल्प्स इन प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यानी अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना हो तो भी ये चल सकता है। कुछ शेयर होल्डर्स सर्व्स एज अ मेजर टू डिटरमाइन द मैनेजरियल एफिशिएंसी और अदरवाइज, शेयर होल्डर्स के लिए पता चलता है कि मैनेजमेंट बराबर से चल रहा है कि नहीं, और इससे ये भी पता चलता है कि जो भी रिसोर्सेज उनके पास से लिए गए पैसे उनका बराबर से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, और वेल्थ एप्रिसिएशन, यानी वेल्थ में इंक्रीज होना वो हो रहा है कि नहीं। फिर फॉर गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के लिए क्यों काम का है, प्रोवाइड रिलायबल डेटा टू गवर्नमेंट फॉर डिसाइडिंग वेदर टू ऑफर एनी सब्सिडी और एक्सटेंड टैरिफ प्रोटेक्शन टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, यानी किसी भी इंडस्ट्री को कोई भी प्रोटेक्शन देने की जरूरत है कि नहीं ये पता चलता है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी देने की जरूरत है कि नहीं वो पता चलता है। इसमें टैक्स अलग अलग कमोडिटी के ऊपर कितना रखा जाना चाहिए उसके बारे में पता चलता है। फिर इसके बाद में हेल्प्स टू कर्व प्रॉफिटियरिंग इन केस ऑफ स्कैर्स गुड्स, अगर गुड्स स्कैरसिटी में तो उसमें प्रॉफिटियरिंग रोकने के लिए भी। एंड सर्व्स एज अ बेसिस टू चार्ज टैक्स ऑन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और कई बार फिनिश गुड्स के ऊपर टैक्स है ना उसको भी चार्ज करने में पता चलता है कि किस जिसकी कॉस्ट कम होने और जो सस्ते में प्रोडक्ट बनती है उस पर ज़्यादा कॉस्ट ना हो, वैसी चीज़ पे टैक्स ज़्यादा लगाया जा सकता है। फिर मिसलेनियस फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कई बार इंडस्ट्रीज के बीच में दो फर्म के बीच में झगड़े होते हैं उसको, और कई बार तो ऐसा है ना कि दो फर्म के बीच में तो नहीं लेकिन फर्म के अंदर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में अगर कोई भी तरह का डिस्प्यूट हुआ कि एम्प्लॉयज को पगार ज़्यादा चाहिए, तो कॉस्ट ऑडिट से पता चलता है कि इतना खर्चा हो रहा है, तो उसके सामने पगार देने की उसकी ताकत कंपनी की है कि नहीं,
एंश्योर्स दैट कंज्यूमर गेट द प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस, प्रोडक्ट एकदम बराबर प्राइस पे कंज्यूमर को मिलेगी। हेल्प्स द एसोसिएशन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज टू कंपाइल स्टैंडर्ड कॉस्ट अगेंस्ट विच इंडिविजुअल फर्म्स में कंपेयर देयर एक्चुअल कॉस्ट फिगर्स। यानी यहाँ पे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन है उनको पता चलता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी रहेगी, हर फर्म की स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी रहेगी। यानी जैसे कि कोई प्रोडक्ट बनानी है तो सब कंपनी एक ही रॉ मटेरियल अगर यूज करती है तो एक ही प्राइस में बननी चाहिए ना, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। वो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे बनेगी वो पता चलता है। अब कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट के बीच की रिलेशनशिप, एक तो पहली बात स्टेच्यूटरी स्टेटस रिलेशनशिप, यानी इसमें डिफरेंस और सिमिलरिटी दोनों आएगा। तो पहले स्टेच्यूटरी स्टेटस, फाइनेंशियल ऑडिट कंपलसरी है लेकिन कॉस्ट ऑडिट नहीं है। ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल ऑडिट का ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स और वर्किंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस, जबकि इसका कंसेप्ट ब्रॉड है, यानी ट्रू एंड फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की देखनी है। और रेगुलरिटी, स्टेच्यूटरी फाइनेंशियल ऑडिट एवरी ईयर कंडक्ट किया जाता है, लेकिन जो कॉस्ट ऑडिट है वो गवर्नमेंट के कहने के ऊपर किया जाता है। और रिलेशनशिप विद ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ऑडिट में कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस टू सब्सटेंशिएट द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट लिखना। On the other hand, cost audit aims at determining the propriety and efficiency of the business transaction। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट बराबर मेंटेन किए कि नहीं वो देखा जाता है फाइनेंशियल ऑडिट में, लेकिन कॉस्ट ऑडिट के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन की एफिशिएंसी देखी जाती है। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बराबर से चेक किया जाता है, उसकी वैल्यूएशन चेक की जाती है। लेकिन कॉस्ट ऑडिटर ऑन द अदर हैंड वो क्या करेगा, तो वो एडिक्वेसी देखेगा कि लेवल ऑफ स्टॉक बराबर है कि नहीं, एंटरप्राइज की जरूरत के मुताबिक उसको बराबर रखा गया कि नहीं वो चेक करेगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, द फाइनेंशियल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। लेकिन ये जो है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सीएजी अपॉइंट करता है, लेकिन कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं। सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट ये बीओडी को दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया है। फाइनेंशियल ऑडिट सॉरी फाइनेंशियल ऑडिट का रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के हाथ में दिया जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट का रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में दिया जाता है और इसकी एक कॉपी साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजी जाती है। अब ट्रू एंड फेयर व्यू आपको शॉर्ट नोट में पूछेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट वो यही होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू, बिजनेस में सब चीज़ें बराबर चल रही है कि नहीं वो चेक करना, और फाइनेंशियल जो प्रॉफिट या लॉस है वो बराबर आपने बनाया है कि नहीं उसके बारे में दिखाना है। अब मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू आपको पूछा जाता है। फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिट आएगा। तो देखिए, द फ्रेज ट्रू एंड फेयर व्यू हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, एक्ट के अंदर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसको किनील ने डिफाइन किया था, गिव सम गाइडेंस कि ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है। इसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू if they together with related notes are sufficiently informative of matters that affect their use under understanding and interpretation by those for whom they are intended, and they are prepared in accordance with the accounting principles appropriate to the circumstances of the business। यानी इन्होंने किस तरह से बताया, यानी जिस तरह से अकाउंट लिखे जाने चाहिए, जिस तरह से उसको समझाए जाने चाहिए, जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वैसे ही अगर उस अकाउंट को बनाया गया हो तो इसका मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है यहाँ पे। एक्सटेंडिंग द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मेंशन इन द डेफिनेशन, द ऑडिटर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी में ब्रॉडली कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। देखो यहाँ लिखा है कि डिस्क्लोज बराबर करना है हर चीज को, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको बराबर से कंपनी के शेड्यूल 3 के अंदर जो लिखा गया है एक्ट में वैसे ही बना गया है। और इसके बाद में information disclosed in the financial statement in case of the limited companies is clear, unambiguous, and is as per the relevant statutory requirements like requirement of disclosure as per the listing agreement for companies and requirements of the Companies Act 2013। However, the auditor must remember that the act has laid down only minimum reporting standards। यानी इसमें स्टैंडर्ड कैसे रखे गए, खाली मिनिमम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रखे गए। यानी
इसमें ऐसा नहीं लिखा कि हर चीज आपको बराबर से डिस्क्लोज करनी है। डिस्क्लोज करने के लिए एडिक्वेट डिस्क्लोजर ये वर्ड लिखा गया है। एडिक्वेट यानी बराबर, जरूरी जितना उतना। एंड द information is disclosed in the financial statement in a manner so as to enable users to draw conclusion consistent with the circumstances of business of the entity। यानी जो बिजनेस के अंदर चल रहा है उसके साथ में मैच करे उस तरह की बात होनी चाहिए। और कोई ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट यानी बढ़ा चढ़ा के कोई चीज लिखी नहीं जानी चाहिए, या ना तो कम लिखी जानी चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको अपने GAAP बोलते हैं, उसके मुताबिक बनाए जाने चाहिए। जो भी बैलेंस शीट के बनाने के बाद इवेंट्स होती है उसको भी कंसीडर करेगा ऑडिटर। और जो भी अनयूजुअल, एक्सेप्शनल या नॉन रिकरिंग आइटम है उसको बराबर से डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे कि आग लगना, वो अनयूजुअल आइटम है, हर साल ये नहीं होता, सालों में एक बार अगर होता है तो उसको बराबर से डिस्क्लोज करना चाहिए। अब इसके बाद सेकंड वीडियो में दूसरा टॉपिक में डिस्कस करूंगा।